गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का थर्ड डे है पॉलिटिकल साइंस में। चैप्टर हम लोग का है द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, ये सब पहले दिन पढ़ चुके हैं। और तीसरे दिन है संवैधानिक विकास का चरण। इसमें से हम लोग कल बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1858। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोग को 2 दिन के वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया होगा या कुछ पूछना होगा तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858। एक्चुअली ये आया क्यों था, ये भारत शासन अधिनियम 1858 में तो बस ये आया था क्योंकि जो 57 का जो क्रांति हुआ था उससे जो ब्रिटिश संसद थे वो नाखुश थे। वो एक प्रतिनिधि के तौर पे भारत में शासन करने के लिए जिनको भेजे थे उनसे नाखुश थे कि आप किस तरह से शासन कर रहे हैं, क्यों वहाँ इस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं, क्यों इस लेवल पे जाके क्रांति हो रही है। उनको पता था कि अगर इसी लेवल पे क्रांति होते चला गया तो उनका जो उनका जो ये एक सपना था कि हम भारत पे राज्य करेंगे वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता, पीछे छूट जाता। तो वो इसी चीज़ से बचने के लिए ये भारत शासन अधिनियम 1858 भेजे। वो उनका क्या कहना था, उसमें उन्होंने एक फैसला लिया। क्या लिया कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। पहले भारत में शासन कौन करते थे, कंपनी के थ्रू होता था। अभी वो बोले कि नहीं, अब हम शासन खुद देखेंगे, क्राउन खुद देखेगा इसको। आप सीधे सत्ता क्राउन के पास चले जाएगी, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कीजिए। आपको हम जो बोलेंगे, जिस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बोलेंगे, बस आप उसी डिपार्टमेंट में फोकस कीजिए। बाकी सत्ता वो हम खुद से निर्भर करेंगे, खुद देखेंगे। 1857 की क्रांति आप लोग को पता होगी कि इस पे तो अभी हम लोग चर्चा कर नहीं रहे, करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इस पर कभी बाद में बात करते हैं। और ये भी टॉपिक में आ ही जाएगा, अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है उससे बात करते हैं। तो बस इसीलिए भारत शासन अधिनियम बनाया गया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए। उस सदस्य को भारत राज्य सचिव कहा जाने लगा। अब इसी जो था भारत शासन अधिनियम, इसी में कौन सा पद का एक सृजन हुआ, भारत राज्य सचिव पद का सृजन हुआ भारत शासन अधिनियम 1858 में। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, ये एक बॉडी था, हम लोग का सत्ता का 2 बॉडी था जो वो कंपनी के थ्रू शासन करता था। इन दोनों बॉडी को अब क्राउन समाप्त कर दी है। इन दोनों बॉडी के थ्रू अब वो हम लोग पे सत्ता नहीं करवाना चाहती है, वो सीधे सत्ता करना चाहती है, सीधे सत्ता का हस्तांतरण कर लिए, इसलिए वो ये दोनों को समाप्त कर दिया और एक नया पद का सृजन किए, भारत राज्य सचिव पद का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसे कहा जाने लगा। और क्या हुआ, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। पहले तो चलिए अभी आपको इसी में बता दिए कि पहले उनका जो था कंट्रोल ऑफ ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके थ्रू शासन होता था, लेकिन अब वो सीधे करेंगे, सीधा सत्ता उस सब ले लिए अपने हाथ में। और मुगल पद जो था उसको समाप्त कर दिए। बोले भाई आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तो नाम मात्र के ही मुगल रह गए थे। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 1857 का जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है, उसमें ये जो अंतिम मुगल सम्राट थे उनको रंगून भेज दिया गया था। वहाँ से जाके वो 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिए थे। तो ये सब लंबा हो जाएगा, ये सब आप लोग को पता होगा कि मुगल का ऐसे भी कुछ वजूद नहीं बच गया था, बट इसमें जो नाम मात्र का भी था वो भी समाप्त कर दिया गया, मुगल पद को ही समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ, जो भारत राज्य सचिव था ना, जो ये पद का सृजन हुआ, भारत राज्य सचिव पद का जो सृजन हुआ, उसमें से 15 सदस्य थे। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया कि उसमें 15 सदस्य होंगे। उनमें क्या किया गया कि इन सबों का जो वेतन है वो कहाँ, भारतीय राजस्व से ही अब दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनका जो पेमेंट होता था वो ब्रिटेन सत्ता अपने हाथों करती थी, वो खुद अपने भंडार से करती थी। मतलब कहने के लिए, ऐसे तो खैर वो दोहन कर ही रही थी, हमें आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से दोहन कर ही रही थी, बट डायरेक्टली वो बोल रही थी कि हम खुद ही इन दोनों का पेमेंट करते हैं। अब क्या हुआ कि वो डायरेक्टली कहने लगी कि नहीं, अब जो ये भारत राज्य सचिव का पद है और उसके जो 15 सदस्यीय भारत परिषद है, उसका जितने भी पेमेंट होंगे वो
क्या होंगे, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे, भारत का जो राज्य है, भारत में जो राज्य से राजस्व इकट्ठा होता है उससे अब इन सबों का पेमेंट होगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो भारत राज्य सचिव थे उनका भी पेमेंट अब भारत से ही होगा। अब इंग्लैंड से किन्हीं का पेमेंट नहीं होगा। एंड लास्ट, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी गई और ये ब्रिटिश कानून का सीधा प्रतिनिधित्व बन गए। ये जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनको क्या कहा जाने लगा, वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। और इसमें क्वेश्चन आएगा कि वायसराय पद की सृजन कौन से अधिनियम के थ्रू हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1858। या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सृजन कौन से अधिनियम के थ्रू हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1858। या फिर सीधे क्राउन के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कौन से अधिनियम के थ्रू हो गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858। तो चलिए, मेरे ख्याल से इस पर अच्छा खासा चर्चा हो गया और आप लोग को समझ में आ गया होगा भारत शासन अधिनियम 1858। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आगे का क्या है, कौन सा टॉपिक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ था, महत्वपूर्ण कौन सा इस पे पॉइंट है, इस पे चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों, वाई, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शायद आप लोग समझते होंगे। मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था थी उसकी नींव कौन से अधिनियम के थ्रू रखा गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू इसका नींव रखा गया था। और वायसराय को विशेषाधिकार दिया गया, आपात की स्थिति में वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इसका अगर एक पॉइंट में अगर किसी बच्चा से आंसर पूछा जाए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से आप क्या समझते हैं, ये क्या है, तो सीधा वो अध्यादेश के बारे में बताएगा। जो हमारे वायसराय थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होगी। अध्यादेश मतलब विशेष अधिकार। मेरा आदेश आपको पालन करना ही करना है। आप इस पर कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं लगा सकते। हम जो आदेश दे दिए वो आपको पालन करना है। अध्यादेश, मेरे आदेश के सामने किसी का आदेश नहीं चलेगा। और वो कब, किस परिस्थिति में कर सकते हैं, तो आपात की परिस्थिति में। और विशेषाधिकार मतलब ये उसके पास विशेष अधिकार है। विशेष परिस्थिति में, आपात की परिस्थिति में वायसराय जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या हुआ था, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ये जो ये एक्ट है इसके थ्रू क्या हुआ था, 61 में ये एक्ट आया और 62 में क्या हो गया कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को, ये तीनों को क्या कर दिया गया, विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया। मतलब विधान परिषद में इनको जगह दे दिया गया। ये तीनों भारतीय थे, इनको विधान परिषद में जगह दिया गया कि भाई आप भी एक पोस्ट पे हैं, बैठिए। ये कौन से अधिनियम में हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ये सारा काम हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आगे कौन सा टॉपिक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या हुआ कि विधान परिषद का विस्तार किया गया। जो विधान परिषद का गठन पीछे हो चुका था, आप लोगों को हम बताए थे, जहाँ विधि बनता है उसी को विधान कहते हैं। विधान परिषद का विस्तार करना, विधान परिषद तो बन चुका था बट उसका विस्तार कब किया गया, 1892 में। और इसका मेन काम क्या था कि भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई कि आप बहस कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, बट नियम जो होगा, अंतिम फैसला जो है, आई मीन वोटिंग जो होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य सचिव ही करेगा। बट आप बहस कर सकते हो। अभी जैसे कि कोई एक नियम आ गया कि सडनली भाई 18 से नीचे जो हैं वो SI के में नहीं जा सकते, बिहार पुलिस में नहीं जा सकते, तो हम लोग बहस तो कर सकते हैं ना, बस हम लोग बहस ही कर सकते हैं। यही इसमें बता रहा है कि हम लोग बहस ही कर सकते हैं। और अंतिम निर्णय, जैसे जो ये मोदी सरकार का एक ये क्या है, ये हम लोग का लोकसभा है, इसमें मोदी सरकार बैठे हुए हैं, इसमें बहुत सारे मंत्री हैं, तो इसमें अभी कोई एक नियम ही बनाए तो इसमें से ये इनका विरोध किए, तो बस ये विरोध ही कर सकते हैं, लेकिन इनका जो फैसला है वो अटल ही होगा। ये राज्य सचिव हैं तो ये जो चाहेंगे वही होगा। बस ये लोग बहस कर सकते हैं और इनफैक्ट प्रश्न कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों किए। अगर ये इनका बहुत मन किया तो ये समझा देंगे कि हम इस वजह से ऐसा कानून बनाए हैं, बट ये अपना फैसला चेंज नहीं करेंगे किसी और के मर्जी से। अपना इनका मर्जी होगा तब ये चेंज कर सकते हैं राज्य सचिव।
तो फैसला तो अभी भी राज्य सचिव ही करते थे, बट सिर्फ एक कहने का एक मतलब अधिकार दिया गया कि आप बहस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई मीन बस समझ सकते हैं कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जनरल कंपटीशन में कि भारतीयों को बजट पर बहस करने की सबसे पहले अनुमति कब मिली थी, कौन से अधिनियम में? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ऐसा किया गया था। चलिए, और क्या था ये, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली पॉइंट है क्या, कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के जो अधिवेशन हुए थे उसमें जो स्वीकार किए गए प्रस्ताव थे उसी से प्रभावित होकर ये पारित किया गया था। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था ना, ये क्यों पारित किया गया था, मतलब ये क्यों आया था, इसको ये ब्रिटिश संसद के भेजने के पीछे क्या मंशा थी? हम लोग को बस एक बुद्धू, एक्चुअली तो जो भी अधिनियम आ रहा है वो हम लोग को बस ठगने के लिए आ रहा है। तो ये क्यों आया था? जो हम लोग कांग्रेस था, आप लोग को पता होगा कांग्रेस एक क्या है, कांग्रेस का गठन क्यों किया गया, कांग्रेस में कौन कौन से सदस्य थे, तो चलिए उस पर हम लोग नहीं बात करते हैं। तो कांग्रेस जो थे उनका जो 1889 से 1891 तक का जो अधिवेशन हुआ था, तो हर एक अधिवेशन में कुछ ना कुछ पॉइंट रखा जाता था, किसी मुद्दे पे चर्चा किया जाता था कि हम लोग ब्रिटिश सरकार से अब ये मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो यही था कि कांग्रेस का जो 1889 से 1891 तक के अधिवेशन था उसमें जो स्वीकार किया गया था प्रस्ताव की, उसी से प्रभावित होकर ये क्या हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश सरकार भारत भेजा था कि चलिए अब आप लोग हंगामा मत कीजिए। सो आप लोग जो चाहते हैं, आप लोग का जो अधिवेशन था, कांग्रेस आप ही लोग हैं ना, कांग्रेस दैट मीन्स भारतीय, तो कांग्रेस आप ही लोग हैं, तो आप लोग जो चाह रहे हैं, आप लोग जो प्रस्ताव रखे थे कि हम ब्रिटिश से मांगेंगे, वही सब प्रावधान हम इसमें बना के भेज रहे हैं। चलिए, अब हम लोग आगे कौन सा आ जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट या अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। कल भी आपको हम बता रहे थे और आज भी बता देते हैं। ये मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय, और मार्ले कौन थे, इंग्लैंड में थे भारत के राज्य सचिव। तो मिंटो और मार्ले के बारे में आपको हम बता दिए, कहाँ गया, हाँ, तो इसी को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। और मार्ले कौन था, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और मिंटो भारत का वायसराय था। चलिए, इसमें हुआ क्या क्या ये पहले हम लोग जान लेते हैं। इसको कहते क्या क्या है ये तो हम लोग समझ लिए, और क्यों कहते हैं इसको मार्ले मिंटो एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो दो व्यक्ति थे वो किसी ना किसी पद पे कार्यरत थे और उन्हीं के नाम पे ये भेजा गया था। जब ये भेजा गया था तो वही संचालन कर रहे थे हमारे देश के, हमारे देश का जो भी विधान चल रहा था उसके संचालक कौन थे, मार्ले और मिंटो, इसलिए ये जो कानून आया वो उनके नाम पर आ गया था। अभी इस कानून में हुआ क्या क्या हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक की व्यवस्था की गई। चलिए, यही हम लोग का, यहीं से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बंटवारे का जो नींव रखा गया वो 1909 में रखा गया। 1909 में ही हम लोग का स्टार्टिंग हो गया था कि भाई निर्वाचक मंडल मतलब जो वोटिंग का है हम लोग अलग कर दीजिए, निर्वाचक क्षेत्र जो है हम लोग का अलग कर दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि देखिए तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ये पूरा का पूरा एक गांव है या शहर है, तो इसमें से जो जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब अभी इधर पे जिसका कास्ट ज़्यादा है, तो उसी के इच्छा के अनुसार ना यहाँ का जो भी हेड होगा वो चुना जाएगा। तो मुस्लिम लोगों का यही कहना था कि हम तो जहाँ भी जाते हैं तो हिंदू से कम ही हो जाते हैं, हिंदू से हम कम ही हो जाते हैं, हिंदू से ज़्यादा हो ही नहीं पाते हैं जनसंख्या में। तो ऐसा कीजिए कि आप मेरा क्षेत्र बांट दीजिए कि इतना क्षेत्र में कोई हिंदू नहीं रहेगा, इतना क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटिंग कर सकता है, तब तो हम अपने अकॉर्डिंग ही ना अपना हेड चुनेंगे। तो बस यही हुआ था इसमें कि पहली बार जो है मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था की गई थी। और सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लिए ही नहीं, मुस्लिम वर्ग तोड़ तूफान मचाए थे कि नहीं हमको दे दीजिए अलग निर्वाचक मंडल अलग। इसी को लेके और भी लोग जैसे जाति वर्ग धर्म के आधार पर भी अलग अलग निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। अच्छा, जमींदारों के लिए भी अलग अलग निर्वाचक प्रणाली अपनाई गई। एक मिनट, हाँ, तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, कहाँ थे, हाँ, तो जाति वर्ग धर्म के आधार पर भी अलग अलग निर्वाचक प्रणाली अपनाई गई। और जमींदारों के लिए भी, जैसे कि जब कहीं भी एक जगह फूट पड़ता है तो सभी लोग अपना अपना अलग चाहते हैं, भाई मेरा भी अलग कर दीजिए, मेरा भी अलग कर दीजिए। उसी तरह हुआ कि किए तो मुस्लिम वर्ग, लेकिन इनके साथ साथ जितने भी जाति के लोग थे मेरा अलग कर दीजिए। धर्म के आधार पर भी होने लगा कि भाई मुस्लिम का अलग कीजिए, ईसाई का अलग कीजिए। इसी तरह से जमींदार भी बोले मेरा भी अलग कर दीजिए।
और क्या हुआ कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया विधि सदस्य के रूप में। ये भारत के पहले विधि सदस्य के रूप में इन्हीं को नियुक्त किया गया था। आप क्वेश्चन आएगा कि भारत के प्रथम विधि सदस्य के रूप में कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें किसको नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। चलिए, और हम लोग इसमें ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, बट इसमें एक चीज़ हम लोग नोट करके और लिख लेंगे, क्या कि मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। जैसे हम लोग का क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक किन्हें माना जाता है, तो वो मिंटो को माना जाता है, मार्ले को नहीं, मिंटो को। मिंटो को क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक। चलिए, हम लोग का यहाँ पॉइंट खत्म हुआ। एंड लास्ट, इस क्लास का लास्ट टॉपिक क्या हुआ, क्या होने जा रहा है? भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। क्या है? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें जो था भारत शासन अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम जो थी वो राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। इसका देखिए, किसी भी बच्चा से आप पूछिए, किसी भी टीचर से, किसी भी स्टूडेंट से कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है, तो इसका एक वर्ड में अगर कोई आंसर देना हो, या आप ही से कोई पूछे कि अच्छा बताइए, एक वर्ड में आप आंसर दीजिए भारत शासन अधिनियम 1919, इसका मतलब आप क्या लिखिएगा? तो सीधा मतलब होगा द्विसदनात्मक विधायिका। कि अगर आप लोग डिटेल में पढ़िएगा तो बहुत कुछ है। जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हो गई। प्रथम क्या था? राज्य परिषद, जो कि राज्य में हुआ, और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, मतलब एक केंद्र में हो गया स्थापना और दूसरी राज्य में हो गया, एक दूसरा हो गया। और तीसरा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली और देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे कि प्रांत में तो द्वैत शासन हो ही गया, क्योंकि एक तो हो गया भाई राज्य परिषद, एक हो गया राज्य परिषद, और दूसरा क्या हो गया? विधानसभा केंद्र में, और पहला राज्य परिषद। और यही हुआ, प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली और देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था हो गई। भाई अब निर्वाचन तो कीजिएगा तो उसको प्रत्यक्ष रूप से कीजिए। ये किसमें कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1919 में। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1919 को भी कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए आप लोग? इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। किसको? भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे। ये जैसे हम लोग अभी इधर पढ़ रहे थे ना, भारतीय परिषद अधिनियम, इसको क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो भी कहते हैं। जैसे मार्ले क्या थे, मिंटो क्या थे? मिंटो वायसराय थे भारत के, और मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। वैसे ही यहाँ पे भी मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड एक दो व्यक्ति थे, वो किसी न किसी पद पे कार्यरत थे। इन्हीं दोनों व्यक्ति के द्वारा भारत का संचालन होता था। इसी वजह से ये जो नियम आया वो इन्हीं दोनों व्यक्ति के नाम से आ गया। ऐसे तो इसका नाम भारत शासन अधिनियम 1919 है, बट इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार मिला था। इससे पहले महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी, बट अभी महिलाएं भी वोट कर सकती थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाएं भी वोट कर सकती थी। प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्टार्ट हो गई, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यही हुआ। तो चलिए, आज हम लोग का अच्छा खासा टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग कल करते हैं। चलिए, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखा कीजिए, उससे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।